हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाई कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो एमएससी में हैं अपने, या जो एमएससी पास आउट हो चुके हैं, या जो पीएचडी भी कर रहे हैं इस समय, लेकिन उनका नेट जीआरएफ नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि सीएसआईआर नेट जीआरएफ क्या होता है। और एक्चुअली में ये वीडियो नहीं होगी बल्कि पूरी वीडियो सीरीज़ होगी, जिसमें हम लोग लगातार वीडियो दर वीडियो अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो शुरू में हम लोग शुरुआत में जानेंगे कि सीएसआईआर नेट जीआरएफ क्या होता है और इसमें कैसे फेलोशिप मिलती है, कितनी फेलोशिप मिलती है, और इसके बाद हम लोग उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो फॉलो करें। क्या कोई बगैर पैसे के भी, बगैर कोचिंग के भी हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग उसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को पढ़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि इसमें लगभग मेरिट कितनी जाती है, और फिर हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज कितने कितने मार्क्स में अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन आता है, कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, किस यूनिट किस यूनिट की कवरेज ज़्यादा है, किस यूनिट की कवरेज कम है। और उसके बाद फिर से एक सीरीज़ स्टार्ट रहेगी जिसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग यूनिट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस या बोल सकते हो टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में हो, चाहे एमएससी में हो, चाहे आफ्टर एमएससी हो या पीएचडी हो, कोई भी हो। आफ्टर एमएससी या पीएचडी है लेकिन उसका सीएसआईआर नेट जीआरएफ नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। तो बगैर देर करे हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। सीएसआईआर नेट जीआरएफ क्या होता है उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है एक तरह का, ठीक है। ये एक बोल सकते हो कि गवर्नमेंट बॉडी होती है जो हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, रिसर्च, इन सब को प्रमोट करती है और अलग अलग सेक्शन में प्रमोट करती है। वो सोशल साइंस हो सकता है, वो मैथ्स हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा यूजीसी ने एक अलग से बॉडी बनाई, या बोल सकते हैं काउंसिल बनाई, जिसको हम लोगों ने बोला, मतलब यूजीसी बड़ी काउंसिल है, कमीशन है, और उस कमीशन ने एक काउंसिल को गठित किया सीएसआईआर को, या गठित करके ना बोल करके कह सकते हैं कि यूजीसी ने अपने अंडरटेकिंग कर लिया, अपने खुद के खुद में इसको विलय कर लिया, मिला लिया, ठीक है। अब होता क्या है, ये करता क्या है, यूजीसी इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। यूजीसी इसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये अपने आप में ऑटोनॉमस भी है। ये बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाता है, ठीक है। तो जानते हैं अब ये है क्या, क्यों इसको सपोर्ट करता है? क्योंकि ये स्पेसिफिक एक बॉडी हो गई जो इंडिया लेवल पे साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है। कैसे प्रमोट करता है? ये अलग अलग एरियाज़ में लैब इस्टेब्लिश करता है, अलग अलग फील्ड में लैब इस्टेब्लिश करता है। ये टॉक्सिकोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश करता है, ये मेडिसिन रिसर्च डेवलपमेंट की लैब को इस्टेब्लिश करता है। तो अलग अलग फील्ड में लैब्स को इस्टेब्लिश करता है। इसके अलावा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्ज़ाम्स फॉर फेलोशिप। इसके अलावा ये रिसर्च के प्रमोट करने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स को फेलोशिप अवार्ड करता है, जो एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो हम लोग जान लेते हैं पहले शुरुआत में कि सीएसआईआर नेट जीआरएफ होता क्या है। देखिए, नेट जीआरएफ का मतलब होता है, नेट एक डिग्री है और जीआरएफ क्या एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट है। नेट एक तरह की डिग्री हो गई और जीआरएफ क्या हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा सीएसआईआर जीआरएफ है तो आप ये समझ सकते हो, ये इस तरह से आप समझ सकते हो कि नेट एक पहला स्टेट है और जीआरएफ उसके बाद का है। अगर कोई बंदा, और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, अगर कोई बंदा यहाँ पे है तो इसका मतलब उसका नेट हो चुका होगा, ठीक है, और जीआरएफ है। अगर कोई बंदा जीआरएफ पे है, इस वाले पॉइंट पे है, तो इसका मतलब यह है कि उसने नेट क्वालिफाई कर रखा है, नेट और जीआरएफ दोनों, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई किसी के पास सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ है तो इसका मतलब उसका अभी अगला स्टेप है जीआरएफ, उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों में अंतर क्या रहता है? सेम एग्ज़ाम होता है, बस थोड़ा सा मेरिट में थोड़ा अंतर आ जाता है। एक नॉर्मल, हम लोग अगर जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में मेरिट अगर जीआरएफ की 110 लगभग चली गई है तो नेट की लगभग 100 तक रह जाती है या 102 तक रहती है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 102 तक नंबर ही ला रहा है, इमेजिन कर रहे हैं, एक छोटा सा आंकड़ा दे रहे हैं बस समझने के लिए,
तो वो नेट पे रह जाएगा, मतलब भी और मेहनत करेगा तो वो JRF हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इनको तो पता चल चुका है सब। ठीक है, तो अभी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं है क्या। फुल फॉर्म लिखिए, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करता है। 1942 में काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया। इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर, जिस ड्यूरेशन में जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो इसी का प्रेसिडेंट होगा। इसके अलावा इसका इस समय डायरेक्टर जनरल इस समय शेखर जी मांडे हैं। इनके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका काम क्या रहता है। तो इसके काम की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क हो गया लैब इस्टेब्लिशमेंट करना प्लस एग्ज़ाम फॉर फेलोशिप। फेलोशिप के लिए एग्ज़ाम कराता है। कितनी बार कराता है? 2 बार। एक एग्ज़ाम होता है इसका जून में और दूसरा एग्ज़ाम इसका दिसंबर में होता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की एज क्या है? तो एज है जनरल के लिए 28 ईयर। JRF की बात हो रही है, फेलोशिप की बात हो रही है। यहाँ पे ज़्यादातर मेन फोकस हम लोग फेलोशिप के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेट के लिए एज लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 28 ईयर है प्लस 2 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। ये रिलैक्सेशन किसके लिए होता है? OBC के लिए। जबकि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फेलोशिप हम लोग को कैसे अवार्ड करती है। तो फेलोशिप अवार्ड करने के लिए क्या करता है, ये 2 तरह से फेलोशिप देती है। ठीक है, एक तो फेलोशिप देती है JRF के फॉर्म में, दूसरा फेलोशिप देती है नेशनल फेलोशिप के फॉर्म में। JRF के फॉर्म में ये पूरा का पूरा खुद गवर्न करती है। CSIR डायरेक्ट गवर्न करती है। ठीक है, डायरेक्ट CSIR देखेगी कि JRF को कैसे JRF कैसे अवार्ड करना है, कितना पैसा देना है, कब देना है। ठीक है, तो उस चीज़ को डायरेक्ट CSIR गवर्न करती है। दूसरी बात आती है कि कैसे पैसा मिलता है। तो पैसा मिलता है इसको क्वालिफाई करने के बाद में शुरुआत के 2 सालों में 31,000 पर मंथ पैसा मिलता है स्टूडेंट को। लेकिन कब मिलेगा? जब वो PhD में अप्लाई कर चुका है या PhD कर रहा होगा। ड्यूरिंग PhD, आफ्टर PhD नहीं मिलेगा, या बिफोर PhD। आप PhD कर ही नहीं रहे हो, MSc में हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे हो, घर बैठ करके इतना पैसा पाओगे? नहीं पाओगे। ठीक है, एक्चुअली में ये आपके रिसर्च को प्रमोट कर रहा है। रिसर्च आप तब करोगे जब आप PhD कर रहे होगे। इसके अलावा 31,000 के साथ साथ आपको HRA देता है। HRA का मतलब क्या है कि आपको जहाँ पर भी, जिस जगह पे भी रह रहे हो, उसका पैसा देगा, किराए का पैसा देगा। ठीक है, घर का किराए का पैसा देगा। तो कितना किराया देता है? जनरली 5,000 लगभग मान के चलते हैं। ये कुछ कुछ एरिया में 7,000 भी, जैसे बॉम्बे वगैरह से आप कर रहे हो तो वहाँ पर 7,000 तक भी मिल सकता है ये। दूसरी चीज़ क्या है, लास्ट के 2-3 साल में क्या रहता है? लास्ट के 3 साल में ये 35,000 पर मंथ हो जाती है, 31 से 35,000 हो जाती है। और HRA यही सेम रहता है, HRA में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये करंट है, ये डेटा बढ़ता रहता है, धीरे धीरे चेंज होता जाता है। ठीक है, तो अभी करंट में ये मिल रहा है। इसके अलावा ये कंटीजेंसी भी देता है। कंटीजेंसी क्या होती है? कंटीजेंसी आपके रिसर्च के दौरान आपका जो भी खर्च हो रहा है, खर्च किस तरह का हो रहा है, खर्च आप किसी तरह की सेमिनार वगैरह अटेंड कर रहे हो या अपने स्टडी मटेरियल खरीद रहे हो, उन सब का खर्चा भी लगभग ये देता रहता है। तो वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ये वेरी कर जाता है कंटीजेंसी। ठीक है, 10 से 20,000 तक वो भी पर ईयर मिलता है। पर ईयर, पर मंथ नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ये एग्ज़ाम मिस कर जाते हैं कुछ 1 मार्क्स से। ठीक है, कुछ 1 मार्क्स से, 1 नंबर से, 2 नंबर से JRF रह जाता है और वो बिलोंग करते हैं SC ST या OBC कैटेगरी से। तो उनके लिए एक स्पेशल अलग से फेलोशिप रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फेलोशिप। पहले ही अलग अलग नाम से चलती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको NF बोलते हैं, NF SC, NF ST, NF OBC। ठीक है, इसको कौन पूरी तरह से गवर्न करता है? इसको UGC गवर्न करती है। ठीक है, JRF को पूरी तरह से CSIR गवर्न करता है, इसको गवर्न करता है UGC। ये किसको मिल जाती है? जिनका नेट क्वालिफाई हो गया और JRF कुछ 1 मार्क्स से रह गया है। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए UGC जब रिजल्ट आता है नेट का, अब जो करंट स्टेटस है या करंट प्रोसीजर है मैं वो बता रहा हूँ। पहले तो रिकमेंडेशन से मिलता था, तो पहले क्या होता था उससे नहीं मतलब है अपने। ठीक है, अब रिकमेंडेशन नहीं है, अब खुद जो UGC है वो शॉर्ट लिस्ट कर देती है इसको। ठीक है, कि किन बच्चों को, कौन जो ऊपर के बच्चे रह गए जिनका JRF कुछ ही नंबर से मिस हो गया है, उनको UGC खुद शॉर्ट लिस्ट कर देती है। उसमें किसको किसको मिलता है? इसको मिलता है। फैसिलिटीज़ क्या होती है? सेम होता है। ठीक है, फैसिलिटीज़ सेम, जो यहाँ पे है यही चीज़ यहाँ पर भी। थोड़ा सा कंटीजेंसी में 2-4 हज़ार का अंतर आता है बस। ठीक है, वो पर ईयर वाला है तो उसमें 2-4 हज़ार का अंतर आने में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें? दूसरी चीज़ एग्ज़ाम क्या है? सेम एग्ज़ाम है, कोई अलग एग्ज़ाम नहीं, वही एग्ज़ाम देना है। बस केवल उन बच्चों का जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका JRF 2-4 नंबर से रह गया है।
ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को निकालने की स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, भटकना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का कुछ स्मार्ट कंटेंट या बोल सकते हो इंपॉर्टेंट कंटेंट लगातार मैं लेकर आता रहूँगा, प्लस स्टडी मटेरियल भी लेकर आता रहूँगा। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि रोज़ लगभग 1-2 बच्चों का मेरे टेलीग्राम पे मैसेज आ जाता था कि सर क्या करें, क्या होता है JRF, कैसे होता है क्या। उनको समझाने में बड़ा समय चला जाता था और हमको लगता था मैं सही से समझा भी नहीं पा रहा हूँ चैट के थ्रू, तो इससे अच्छा एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो इस समय मैं पूरी वीडियो सीरीज़ लेकर के आया हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब जम करके ख्याल रखिएगा।